चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। अगर हम अर्थ के इंटीरियर को समझना चाहें तो सोचिए कि एक पूरी दुनिया है जो लेयर से बनी है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वैसे अर्थ को भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाता है। ये सब रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से होता है। चलिए समझते हैं अर्थ के लेयर्स को स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, क्रस्ट, अर्थ की आउटर लेयर। क्रस्ट अर्थ की सबसे आउटर लेयर है जो सॉलिड और ब्रिटल है। कंटिनेंटल क्रस्ट, ये 30 किलोमीटर थिक होती है और डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसमें ग्रेनाइट टाइप्स का रॉक होता है और सियाल यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम मिनरल्स मिलते हैं। ओशियनिक क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से पतली होती है, लगभग 5 किलोमीटर थिक। इसमें बेसाल्ट रॉक टाइप होता है और सीमा यानी कि सिलिका प्लस आयरन प्लस मैग्नीशियम मिनरल्स मिलते हैं। कोनार्ड डिस्कॉन्टिन्यूटी, ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच एक बाउंड्री है। मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच का बाउंड्री है। अब बात करते हैं मेंटल, अर्थ का मिडल लेयर। मेंटल का डेप्थ 2900 किलोमीटर तक होता है। ये मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी से शुरू होती है। इसमें अस्थेनोस्फेयर, ये अपर मेंटल का पोर्शन है जहां से मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। इस लेयर का टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए यहाँ का मटेरियल सेमी फ्लूइड होता है। रेपिटी डिस्कॉन्टिन्यूटी, ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का ट्रांजिशन जोन है। लिथोस्फीयर, ये सॉलिड लेयर है जो क्रस्ट और अपर मेंटल के टॉपमोस्ट पार्ट से मिलके बनता है। इसकी थिकनेस 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक होती है। लोअर मेंटल, ये पोर्शन सॉलिड रहता है और अर्थ के कोर के पास होता है। अब बात करते हैं कोर, अर्थ का इनर लेयर। कोर का स्टार्टिंग पॉइंट 2900 किलोमीटर डीप है। आउटर कोर, ये लिक्विड होता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इसमें निकल और आयरन यानी कि निफे का मेजर कंपोनेंट होता है। इनर कोर, ये सॉलिड होता है चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो। ये इमेंस प्रेशर की वजह से सॉलिड रहते हैं। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, ये लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच का बाउंड्री है। लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच का बाउंड्री है। अब बात करते हैं सोर्सेस टू स्टडी अर्थ इंटीरियर। डायरेक्ट सोर्सेस की बात करें तो जैसे सरफेस रॉक, अर्थ के सरफेस पर जो रॉक मिलते हैं उनसे हमें कुछ आइडियाज मिलता है कि अंदर क्या हो सकता है। वोल्केनिक इरप्शन, जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो मैग्मा जो सरफेस पर आता है वो मेंटल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। डीप ओशियनिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ओशियन के डीप पार्ट में ड्रिलिंग करके हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने को मिलता है। अब इनडायरेक्ट सोर्सेस की बात करते हैं जैसे माइनिंग एक्टिविटी। जब हम अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं तो हमें अर्थ के लेयर्स के बारे में कुछ पता चल सकता है। मेटियोर्स, मेटेराइट्स जो अर्थ पर गिरते हैं उनसे भी अर्थ के इंटीरियर का आइडिया मिलता है। सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक वेव का स्टडी करके हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर क्या हो रहा है। ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड भी अर्थ के इंटीरियर के बारे में कुछ क्लू देता है। अब बात करते हैं अर्थ की कंपोजिशन एंड मिनरल्स को। जब हम अर्थ के कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि अर्थ का क्रस्ट यानी कि आउटर लेयर किस चीज से बनता है। अर्थ का क्रस्ट लगभग 98% 8 एलिमेंट से बना होता है। ये एलिमेंट है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। इन एलिमेंट की वजह से ही अर्थ का क्रस्ट बना है और इन्हीं एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिनरल्स बनते हैं। अब चलिए हम मिनरल्स को समझते हैं। मिनरल्स मिनरल्स वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन और
एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ नेचुरली अर्थ में पाए जाते हैं। इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है जो उन्हें यूनिक बनाती है। मिनरल दो या ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, लेकिन कुछ मिनरल्स सिंगल एलिमेंट के भी हो सकते हैं, जैसे सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। मिनरल्स का बेसिक सोर्स हॉट मैग्मा होता है जो अर्थ के इंटीरियर से निकलता है। अब कुछ मेजर मिनरल्स को देख लेते हैं, जैसे फेल्ड्सपर। ये अर्थ के क्रस्ट का हाफ पार्ट बनाता है। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन कॉमन एलिमेंट होते हैं। फेल्ड्सपर का यूज सेरेमिक और ग्लास मेकिंग में होता है। अब क्वार्ट्ज, ये सैंड और ग्रेनाइट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसका मेन कंपोनेंट सिलिका होता है। फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज सबसे कॉमन मिनरल हैं जो रॉक में मिलते हैं। अब पायरोक्सिन, इसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका होता है। ये मिनरल कॉमनली मेटेरोइड्स में मिलते हैं। एम्फीबॉल, ये मिनरल एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम से बना होता है। ये एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मिका, इसमें पोटासियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका होता है। ये इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है। मिका का यूज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है। अब ओलिवाइन, ये मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका से बनता है। ओलिवाइन का यूज ज्वेलरी इंडस्ट्री में होता है और ये बेसाल्टिक रॉक में मिलता है। अब बात करते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स, ये मिनरल में मेटल कंटेंट होता है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जैसे प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। फेरस मेटल, ये मेटल आयरन से मिलके बनते हैं, जैसे स्टील। नॉन फेरस मेटल, ये मेटल्स आयरन के बिना होते हैं, जैसे कॉपर, लीड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स को देखते हैं। ये मिनरल में मेटल कंटेंट नहीं होता। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट, सीमेंट ये नॉन मेटालिक मिनरल का मिक्सचर है। अब बात करते हैं रॉक्स की। रॉक्स वो एग्रीगेट्स होते हैं जो एक या ज्यादा मिनरल से मिलके बनते हैं। इनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता और ये हार्ड या सॉफ्ट हो सकते हैं, अलग अलग कलर में। पेट्रोलॉजी एक साइंस है जो रॉक को स्टडी करती है। अब टाइप्स ऑफ रॉक्स को देखते हैं। रॉक्स को तीन मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब बात करते हैं इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक वो रॉक होते हैं जो मैग्मा यानी कि अर्थ के अंदर मोल्टेन रॉक या लावा यानी कि सरफेस पे निकलता मोल्टेन रॉक के सोलिडिफाई होने से बनते हैं, जैसे ग्रेनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट, पेगमेटाइट, वोल्केनिक ब्रिक्सिया और टफ। अब टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक को देखते हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये रॉक अर्थ के अंदर मैग्मा के स्लो कूलिंग से बनता है। जब मैग्मा ज्यादा देर तक ठंडा होता है तो मिनरल के ग्रेन्स बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट बेथोलिस में पाया जाता है। केब्रो बेसाल्ट का इक्विवेलेंट है। ये पेगमेटाइट, डायोराइट। अब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक को देखते हैं। जब मैग्मा सरफेस पर आकर लावा बन जाता है तो वो रैपिडली कूल हो जाता है और स्मॉल ग्रेन्स बनते हैं, जैसे बेसाल्ट, एंडीसाइट, रियोलाइट। अब फीचर्स ऑफ इग्नियस रॉक को देखते हैं। हार्ड, ग्रेनुलर और क्रिस्टलाइन होते हैं। फॉसिल्स नहीं होते। वाटर को परकोलेट नहीं करने देते। केमिकल वेदरिंग से कम इफेक्ट होता है। नो लेयर होती है, अनलाइक सेडिमेंट्री रॉक। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। एसिडिक रॉक, जिसमें हाई सिलिका होता है, ये लाइट कलर होते हैं। बेसिक रॉक, जिसमें बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये डार्क और डेंसर होते हैं। फेल्सिक रॉक, ये सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटासियम से रिच होते हैं। मेफिक रॉक, ये मैग्नीशियम और आयरन से रिच होते हैं। अल्ट्रा मेफिक रॉक, अगर रॉक मैग्नीशियम और आयरन से बहुत ज्यादा रिच हो तो उसे अल्ट्रा मेफिक कहा जाता है। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक्स होते हैं जो
रॉक फ्रेगमेंट्स के डिपोजिशन से बनते हैं। ये फ्रेगमेंट एक्सोजीनस प्रोसेस के थ्रू अर्थ के सरफेस पर डिपॉजिट होते हैं और फिर कॉम्पैक्शन और लिथिफिकेशन के प्रोसेस से रॉक बन जाता है। आइए टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स को देखते हैं। फर्स्ट, मैकेनिकली फॉर्म्ड। ये रॉक सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल और लोएस जैसे होते हैं। ओरिजिनली फॉर्म्ड। ये रॉक गायसराइट, चॉक, लाइमस्टोन और कोयल जैसे होते हैं। केमिकली फॉर्म्ड। ये रॉक डोलोमाइट, रॉक साल्ट, चर्ट, हेलाइट और पोटाश ये सब होते हैं। अब फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक को देखते हैं। लेयर्स होते हैं और फॉसिल भी मिलते हैं। ये रॉक परमिएबल और पोरस होते हैं, यानी पानी इनमें आसानी से जा सकता है। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, जो एग्जिस्टिंग रॉक से बनते हैं। मतलब ये रॉक्स पहले से ही सॉलिडिफाइड होते हैं, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट में उनमें रिक्रिस्टलाइजेशन होती है और नए रॉक्स बनते हैं। जैसे मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस है जिसमें ऑलरेडी सॉलिडिफाइड रॉक रिक्रिस्टलाइज करते हैं। इस प्रोसेस में रॉक के अंदर जो मटेरियल होते हैं वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं और नए मिनरल्स बनते हैं। जैसे डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, जब मैकेनिकल डिसरप्शन होते हैं, मतलब रॉक टूटते हैं और क्रश होते हैं, लेकिन केमिकल चेंज नहीं होते। ये होता है जब रॉक को हाई प्रेशर या स्ट्रेस मिलता है। थर्मल मेटामॉर्फिज्म, जब रॉक को हाई टेम्परेचर मिलता है तो उनके मटेरियल केमिकली अल्टर हो जाते हैं और रिक्रिस्टलाइज होते हैं। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, जो रॉक हॉट मैग्मा या लावा के कांटेक्ट में आता है और तो उनमें हाई टेम्परेचर की वजह से रिक्रिस्टलाइजेशन होती है। अब रीजनल मेटामॉर्फिज्म, जब रॉक टेक्टोनिक फोर्सेस के थ्रू डिफॉर्म होते हैं, यानी हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से रॉक का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये प्रोसेसेस लार्ज एरिया में होता है, जैसे माउंटेन बिल्डिंग के टाइम पे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, ये रॉक लेयर्ड या बेंडेड दिखता है क्योंकि उनमें मिनरल्स या ग्रेन्स लेयर या लाइन में अरेंज होते हैं, जैसे ग्नेइस, स्किट्स, स्लेट, पाइलाइट्स। फोलिएशन का मतलब है कि मिनरल या ग्रेन एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं जो प्रेशर की वजह से होता है। अब नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, ये रॉक लेयर्ड या बेंडेड नहीं होते, इनमें मिनरल्स रेंडमली अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल मार्बल, क्वार्टजाइट। अब की फीचर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक को देखते हैं। फॉर्मेशन ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, मेटामॉर्फिक रॉक प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट से बनते हैं। ये दोनों फैक्टर रॉक को रिक्रिस्टलाइज करते हैं और नए मिनरल्स बनाते हैं। स्मूथ टेक्सचर एंड लेयर, इन रॉक का टेक्सचर काफी स्मूथ होता है और कभी कभी इनमें लेयर्स भी होती हैं। वाइड रेंज ऑफ कलर्स, ये रॉक अलग अलग कलर्स में होते हैं जो उनमें प्रेजेंट मिनरल्स पर डिपेंड करते हैं। रियरली कंटेन फॉसिल, मेटामॉर्फिक रॉक में फॉसिल मिलना रेयर होता है क्योंकि हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से फॉसिल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे ओरिजिनल रॉक ग्रेनाइट था और उससे रॉक बना मेटामॉर्फिक रॉक ग्नेसिस, बेसाल्ट से हॉर्नब्लेंड बना, लाइमस्टोन से मार्बल, कोयल से ग्रेफाइट, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट, शेल से स्लेट बना। अब फोलिएशन और बेंडिंग को देखते हैं। फोलिएशन, जब मिनरल या ग्रेन्स लेयर या लाइंस में अरेंज होते हैं तो उसे फोलिएशन कहते हैं। ये मेनली फोलिएटेड रॉक में होता है। बेंडिंग, कभी कभी मिनरल या मटेरियल के अल्टरनेटिंग लेयर्स होते हैं जो लाइट और डार्क शेड में दिखते हैं। ये स्ट्रक्चर बेंडिंग कहलाता है। बेंडेड रॉक में ये फीचर्स होते हैं। अब बात करते हैं अर्थक्वेक्स की। अर्थक्वेक या भूकंप एक नेचुरल फिनोमेनन है जिसमें अर्थ का सरफेस हिलता है। यह शेकिंग तब होता है जब एनर्जी रिलीज होती है जो वेव बनाती है जो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ये एनर्जी रिलीज होती है लिथोस्फीयर के अंदर जो 200 किलोमीटर तक डीप हो सकती है।
चलिए कुछ की टर्म्स को देखते हैं। फोकस, हाइपोसेंटर, ये वो पॉइंट जो अर्थ के अंदर होता है जहां अर्थक्वेक ओरिजिन होता है, यानी ये वो जगह है जहां से अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज होती है। एपिसेंटर, ये वो पॉइंट है अर्थ के सरफेस पर जो फोकस के डायरेक्टली ऊपर होता है। ये वो जगह है जो सबसे पहले अर्थक्वेक की वेव्स को फील करता है। अब अर्थक्वेक वेव्स को देखते हैं। अर्थक्वेक की वेव्स दो तरह की होती है, बॉडी वेव और सरफेस वेव। चलिए समझते हैं। बॉडी वेव, ये वेव फोकस से इमिनेट होती है और अर्थ के अंदर ट्रेवल करती है। बॉडी वेव को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी वेव, पी वेव। ये सबसे पहली वेव होती है जो अर्थक्वेक के बाद ट्रेवल करती है। ये वेव कंप्रेस और एक्सपेंड करती है, मतलब ये वेव लॉन्गिट्यूडनली मोशन में होती है। पी वेव फास्टेस्ट होती है और सबसे पहले रिकॉर्ड होती है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। अब सेकेंडरी वेव, एस वेव। ये वेव पी वेव के बाद ट्रेवल करती है। ये वेव शियर मोशन में होती है, मतलब ये साइड टू साइड मूव करती है। एस वेव स्लोवर होती है और सिर्फ सॉलिड के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। अब सरफेस वेव को देखते हैं। ये वेव बॉडी वेव के सरफेस पर इंटरेक्ट करने से बनती है और अर्थ के सरफेस पर मूव करती है। सरफेस वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और ये लास्ट में रिकॉर्ड होती है। सरफेस वेव को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, लब वेव, एल वेव्स। ये वेव हॉरिजॉन्टल मोशन में होती है, यानी ये ग्राउंड को साइड टू साइड हिलाता है। ये वेव्स फास्ट होती है और सरफेस पर ज्यादा डैमेज कर सकती है। अब रेयलिंग वेव, आर वेव। ये वेव इलिप्टिकल मोशन में होती है, यानी ये अप्स एंड डाउन और साइड टू साइड दोनों मोशन करती है। ये वेव स्लो होती है लेकिन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और ये रोलिंग मोशन की तरह फील होती है। अब बात करते हैं व्हाई अर्थक्वेक्स हैपन। अर्थक्वेक तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेट के बीच स्ट्रेस बिल्ड होता है। जब ये स्ट्रेस एक पॉइंट पर रिलीज होता है तब अर्थक्वेक होता है। ये स्ट्रेस प्लेट के कोलिजन, सबडक्शन या स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर से होता है। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ डिफरेंट अर्थक्वेक्स वेव। जब अर्थक्वेक होता है तो उसके बाद जो वेव क्रिएट होता है उनका स्पीड और मोशन अलग अलग होता है। ये वेव फोकस से एपिसेंटर तक ट्रेवल करते हैं और हर वेव का अपना एक स्पेसिफिक स्पीड और बिहेवियर होता है। चलिए इसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स एंड मोशन। प्राइमरी वेव, पी वेव, बॉडी वेव जो अर्थ के अंदर ट्रेवल करती है। मोशन की बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, मतलब पार्टिकल्स पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। इमेजिन करो जैसे एक रोप को पुल करते हो और उनमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है, वैसा ही होता है। ये सबसे फास्टेस्ट वेव होती है और एस वेव से तेज ट्रेवल करती है। ये वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रेवल कर सकती है। पी वेव शेडो जोन की बात करें तो पी वेव 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच एपिसेंटर के आसपास शेडो जोन बनाती है जहां ये वेव डिटेक्ट नहीं होती। अब सेकेंडरी वेव, एस वेव, ये बॉडी वेव टाइप का होता है जो अर्थ के अंदर ट्रेवल करती है। ये ट्रांसवर्स वेव होती है, मतलब पार्टिकल्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। इमेजिन करो जैसे एक रोप को अप डाउन मोशन में हिलाया जाता है, वैसे होता है। ये पी वेव से स्लोवर होती है, मतलब थोड़ा देर से ट्रेवल करती है। ये वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड और गैसेस में नहीं। शेडो जोन की बात करें तो एस वेव 105 डिग्री के बाद एपिसेंटर से डिटेक्ट नहीं होती, इसलिए ये शेडो जोन क्रिएट करती है। अब लब वेव, एल वेव, ये सरफेस वेव टाइप होती है जो अर्थ के सरफेस पर ट्रेवल करती है। ये ट्रांसवर्स मोशन होती है, लेकिन इनका मोशन साइड टू साइड होता है जो सरफेस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हिलाता है। ये रेयलिंग वेव से फास्ट होती है, लेकिन एस वेव से थोड़ी स्लो होती है। ये वेव
सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है क्योंकि सरफेस पर ही इफेक्ट पड़ता है इसका। शेडो जोन की बात करें तो लव वेव का शेडो जोन स्पेसिफिक नहीं होती क्योंकि ये सरफेस वेव होते हैं। अब रियलिंग वेव, आर वेव, ये सरफेस वेव टाइप होते हैं जो अर्थ के सरफेस पर ट्रेवल करती है। ये वेव बोथ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल मोशन में होती है, मतलब ये रोलिंग मोशन जैसे इफेक्ट क्रिएट करती है जिसमें सरफेस अप्स एंड डाउन और साइड टू साइड दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। ये लॉन्ग वेव से स्लोवर होती है लेकिन पी वेव और एस वेव से भी स्लो होती है। ये वेव सॉलिड में फास्ट और लिक्विड में स्लो ट्रेवल करती है। शेडो जोन की बात करें तो रेलिंग वेव का शेडो जोन भी क्लियर नहीं होता लेकिन सरफेस पर ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट डालती है। अब बात करते हैं शेडो जोन। शेडो जोन और अर्थक्वेक को समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे अर्थ के अंदर हो रही एक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। चलिए समझते हैं। शेडो जोन को देखते हैं। शेडो जोन एक ऐसी एरिया है अर्थ के सरफेस पर जहां कुछ स्पेसिफिक अर्थ क्वेक वेव्स डिटेक्ट नहीं हो पाती। मतलब जब अर्थ क्वेक होता है तो वेव फोकस से एपिसेंटर तक ट्रेवल करती है लेकिन कुछ एरिया में ये वेव पहुंच नहीं पाती। ये होता है ड्यू टू दी वेव इंटरेक्ट विद द अर्थ इंटीरियर। शेडो वेव को डिटेल में समझते हैं। सिस्मोग्राफ जो एपिसेंटर के 105 डिग्री के अंदर होते हैं वो दोनों पी वेव और एस वेव को डिटेक्ट कर लेते हैं। 145 डिग्री के बाद के एरिया में सिर्फ पी वेव रिकॉर्ड होता है, एस वेव नहीं। 105 से 145 डिग्री के बीच जोन ऑफ शेडो जोन कहलाता है जहां एस वेव डिटेक्ट नहीं होती। ये जोन अर्थ के सरफेस का लगभग 40% एरिया कवर करता है। अब टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक को देखते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ये सबसे कॉमन टाइप का अर्थक्वेक होते हैं जो रॉक मूवमेंट के वजह से होते हैं। जब फॉल्ट प्लेट यानी कि अर्थ के अंदर क्रैक फॉल्ट प्लेन्स के थ्रू रॉक मूव करते हैं, जैसे सेंट रीज फॉल्ट इन कैलिफोर्निया। वोल्केनिक अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ लिंक होते हैं जब मैग्मा मूव करता है या वोल्केनो एक्टिव होता है, जैसे माउंट विसुवियस के आसपास अर्थक्वेक। अब कोलेप्स अर्थक्वेक, ये माइनर अर्थक्वेक होते हैं जो सडन अंडरग्राउंड कोलेप्स की वजह से होते हैं, जैसे माइनिंग एरियाज में। एग्जाम्पल, माइनिंग रीजन में जब अंडरग्राउंड लैंड कोलेप्स होते हैं तब ये देखने को मिलता है। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ये ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक होते हैं जो एक्सप्लोजन के वजह से होते हैं, जैसे न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर। एग्जाम्पल, न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर होने वाले अर्थक्वेक। रिजर्वियर इंड्यूस अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक लार्ज डैम के वाटर वेट की वजह से होता है। जब डैम का पानी का वेट अर्थ के अंदर प्रेशर डालता है तो अर्थक्वेक ट्रिगर हो सकता है, जैसे कोयना डैम महाराष्ट्र में जो है के आसपास रिजर्वियर इंड्यूस्ड सिस्मिटी है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक को देखते हैं। मिड ओशियनिक रीज, मिड ओशियनिक रीजेस के एरिया में जैसे एटलांटिक ओशियन के आसपास अर्थक्वेक सेलो होते हैं, मतलब ये अर्थक्वेक जमीन के सरफेस के करीब होते हैं। अब अल्पाइन हिमालयन सिस्टम और पैसिफिक ओशियन रिंग ऑफ फायर, ये रीजन में डीप सीटेड अर्थक्वेक होते हैं, मतलब ये अर्थक्वेक अर्थ के अंदर गहराई तक होते हैं। अल्पाइन हिमालयन सिस्टम में जैसे हिमालयाज और पैसिफिक ओशियन रिंग ऑफ फायर के आसपास ज्यादा डीप अर्थक्वेक होती है। अब बात करते हैं वोल्केनोज और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वोल्केनो एक ऐसी जियोग्राफिकल फीचर है जहां से मोल्टेन रॉक मटेरियल यानी कि मैग्मा, गैसेस, एस और दूसरे डेब्रिज अर्थ के सरफेस पर निकलते हैं। समझ लो जब अर्थ के अंदर कुछ होता है तो ये सब चीजें सरफेस पर निकल कर वोल्केनो के फॉर्म में दिखाई देता है। चलिए समझते हैं वोल्केनो कहां से आता है, इसको देखते हैं।
वोल्केनो वोल्केनो के अंदर का मेन सोर्स होता है स्टेनोस्फेयर, जो अर्थ के मेंटल का एक पार्ट है। यहाँ से मोल्टेन रॉक मटेरियल या मेग्मा निकलकर अर्थ के सरफेस क्रस्ट के थ्रू लावा बन जाता है। जब ये मेग्मा सरफेस पर आता है तो वो लावा के रूप में निकलता है। मेग्मा और लावा। मेग्मा, जब ये मोल्टेन रॉक अर्थ के अंदर होता है तो इसे मेग्मा कहते हैं, लेकिन जब मेग्मा अर्थ के सरफेस पर आता है तो उसे लावा कहते हैं। अब वोल्केनिक इरप्शन में क्या क्या निकलता है देखते हैं। जब वोल्केनो इरप्ट करता है तो लावा फ्लो, पायरोक्लास्टिक डेब्रिज, वोल्केनिक बॉम्ब्स, एश, डस्ट और गैसेस जैसे नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड निकलते हैं। थोड़ी क्वांटिटी में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन भी निकलते हैं। अब मेग्मा टाइप्स बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट को देखते हैं। मेग्मा की विस्कोसिटी और एक्सप्लोजिवनेस का रिलेशन सिग्मा कंटेंट से होता है, सिलिका कंटेंट से होता है। जैसे जैसे सिलिका कंटेंट बढ़ता है, मेग्मा ज्यादा विस्कस और एक्सप्लोजिव हो जाता है। मेग्मा के टाइप्स को देखते हैं। फेल्सिक लावा, सिलिका कंटेंट इसमें 65 टू 70% होता है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ज्यादा एक्सप्लोजिव और विस्कस होती है। इंटरमीडिएट लावा, सिलिका कंटेंट इसमें 50 टू 63%, प्रॉपर्टी कम विस्कस और कम एक्सप्लोजिव होती है। मैफिक लावा, सिलिका कंटेंट 45 टू 52% होती है। इसकी प्रॉपर्टी फ्लूइड और नॉन एक्सप्लोजिव होती है, मतलब ज्यादा फ्लोइंग होती है। अल्ट्रामैफिक लावा, सिलिका कंटेंट लेस देन 45% होता है। इसकी प्रॉपर्टी एक्सट्रीमली फ्लूइड, यानी कि बहुत ज्यादा ये फ्लोइंग होती है। अब वोल्केनिक इरप्शन के कॉजेज को देखते हैं। वोल्केनोज ज्यादातर प्लेट बाउंड्रीज के आसपास होते हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और कुछ कंटिनेंटल प्लेट बाउंड्रीज पर वोल्केनो होते हैं। चलिए समझते हैं। वोल्केनिक इरप्शन के कॉजेज को देखते हैं। फर्स्ट, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से रॉक मेल्ट होते हैं। ये मेथड सॉरी ये मेल्टेड रॉक मेग्मा बनकर अर्थ के सरफेस पर लावा के रूप में निकलते हैं। अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो अपर क्रस्ट पतला हो जाता है। इससे ओवरलेइंग प्रेशर कम होता है और रॉक का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, जिससे मेग्मा बनकर सरफेस पर निकलता है और लावा इरप्ट होता है। अब कॉन्टिनेंटल वोल्केनोज, कुछ वोल्केनोज प्लेट बाउंड्रीज से दूर भी होते हैं, क्योंकि प्लेट के स्ट्रेस और फॉल्ट की वजह से भी वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है। अब वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। वोल्केनिक इरप्शन से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनमें कुछ कॉमन टाइप हैं, जैसे सील्ड वोल्केनो, ये ब्रॉड और फ्लैट होते हैं। मैफिक लावा से बने होते हैं जो फ्लूइड होते हैं और ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे हवाई के वोल्केनोज। अब कंपोजिट वोल्केनो, स्टेटो वोल्केनोज भी कहते हैं, ये स्टीप और कोनिकल शेप वाले होते हैं। फेल्सिक लावा से बनते हैं जो एक्सप्लोजिव होते हैं, जैसे माउंट फूजी जो कि जापान में, माउंट वेसुवियस इटली में। अब सिंडर कोन वोल्केनोज, ये स्मॉल और स्टीप होते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल से बनते हैं, जैसे पेरिकुटिन मेक्सिको में। अब बात करते हैं वोल्केनोज की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। वोल्केनो को अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे उनके पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, विस्कोसिटी और इरप्शन टाइप के बेसिस पर किया जाता है। चलिए समझते हैं। वोल्केनोज बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। फर्स्ट, एक्टिव वोल्केनो, फ्रीक्वेंट इरप्शन होती है। ये वोल्केनोज अक्सर रिंग ऑफ फायर के आसपास होती है, जो पैसिफिक ओशियन के सराउंडिंग एरिया को कवर करती है। एग्जाम्पल, माउंट स्ट्रोम्बोली इटली। ये वोल्केनोज मेडिटेरियन का लाइट हाउस है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमेशा एक्टिव रहता है। माउंट स्टेट हेलेंस यूएसए, ये वोल्केनो 1980 में
एक्सप्लोड हुआ था और काफी डिस्ट्रक्टिव हुआ था। माउंट वेसुवियस, इटली। ये वोल्केनो पोम्पी को डिस्ट्रॉय करने के लिए फेमस है। अब डोरमेंट वोल्केनोज। ये वोल्केनोज अभी इनएक्टिव है, लेकिन फ्यूचर में कभी भी इरप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, माउंट किलिमंजारो, तांजानिया। ये वोल्केनो अभी इनएक्टिव है, लेकिन फ्यूचर में इरप्शन हो सकता है। अब एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये वोल्केनो बिल्कुल इनएक्टिव हो चुके हैं और इनका इरप्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। इनके क्रेटर्स के अंदर अक्सर लेक्स भी बन जाते हैं, जैसे माउंट इटवा, इटना, इटली में है। ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, लेकिन अभी भी वोल्केनोज के फॉर्म में समझा जाता है। अब वोल्केनोज बेस्ड ऑन विस्कोसिटी को देखते हैं। विस्कोसिटी से मतलब है लावा की थिकनेस और फ्लूइडिटी। जब लावा विस्कस होता है तो इरप्शन एक्सप्लोजिव होता है, और जब लावा फ्लूइड होता है तो इरप्शन इफ्यूजिव होता है, मतलब स्मूथ होता है। सील्ड वोल्केनो। ये दुनिया का सबसे बड़े वोल्केनो होते हैं। ये नॉट वेरी स्टीप होते हैं और बेसाल्ट से बने होते हैं। लो एक्सप्लोजिविटी होती है जब तक वाटर वेंट के अंदर ना चला जाए। एग्जाम्पल, हवानियन आइलैंड। ये सील्ड वोल्केनो है जहां लावा इजिली फ्लो कर सकता है। अब कंपोजिट वोल्केनो। ये वोल्केनोज कूलर और मोर विस्कस लावा इरप्ट करते हैं। ये एक्सप्लोजिव इरप्शन प्रोड्यूस करते हैं और लावा के लेयर बन जाते हैं वेंट के आसपास, जैसे माउंट फूजी जापान में। ये एक कंपोजिट वोल्केनो है जो लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। कल्डेरा। ये वोल्केनोज बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है। इरप्शन के बाद ये कोलेप्स हो जाता है और डिप्रेशन या कल्डेरास बन जाते हैं, जैसे येलोस्टोन, यूएसए। ये एक कल्डेरा वोल्केनो है जो दुनिया का सबसे डेंजरस वोल्केनो माना जाता है। अब फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। ये वोल्केनोज बहुत फ्लूइड लावा इमिट करते हैं जो वास्ट डिस्टेंसेस तक फ्लो कर सकती है, जैसे डिक्कन ट्रैप, इंडिया में। ये फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस है जहां से लावा का फ्लो काफी दूर तक गया था। अब मिड ओशियनिक रीज वोल्केनो। ये वोल्केनो ओशियन रीजन में होते हैं, जैसे अटलांटिक ओशियन के मिड ओशियन रिज पर। एग्जाम्पल, अटलांटिक मिड ओशियन रिज। ये ओशियन के अंदर वोल्केनो होते हैं जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर फॉर्म होते हैं। अब टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन को देखते हैं। वोल्केनिक इरप्शन दो तरह के होते हैं, इफ्यूजिव और एक्सप्लोजिव। इफ्यूजिव इरप्शन में लावा स्मूथली फ्लो करते हैं, जबकि एक्सप्लोजिव इरप्शन में लावा बहुत विस्कस होते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। 6 प्राइमरी टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। फर्स्ट, आइस आइसलैंडिक फ्लोविंग बेसाल्टिक लावा होता है। ये इरप्शन स्मूथ होता है और लो एक्सप्लोजिविटी होती है। एग्जाम्पल, आइसलैंड। हवाईयन। ये सील्ड वोल्केनो बनाते हैं और बेसाल्टिक लावा फ्लो करते हैं, जैसे हवाईयन आइलैंड। स्ट्रोम्बोलियन। ये इरप्शन में फ्रीक्वेंट बर्स्ट और ग्लोबिंग लावा होते हैं। लावा थोड़ा एक्सप्लोजिव होता है। एग्जाम्पल, माउंट स्ट्रोम्बोला, इटली। वुल्केनियन। ये इरप्शन मॉडरेट गैस और एस एक्सप्लोजिव प्रोड्यूस करते हैं, जैसे माउंट वेसुवियस, इटली। पेलिन। ये इरप्शन एक्सप्लोजिव होते हैं और डिस्ट्रक्टिव पायरोक्लास्टिक फ्लो निकालते हैं, जैसे माउंट पेली। अब प्लियान। ये सबसे वायलेंट इरप्शन होते हैं जो हाई स्पीड जेट ब्लास्ट को स्ट्रेटोस्फेयर तक भेजते हैं, जैसे माउंट वेसुवियस में देखा गया। अब बात करते हैं वोल्केनोज की डिस्ट्रीब्यूशन और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। वोल्केनोज की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। वोल्केनोज की डिस्ट्रीब्यूशन अर्थक्वेक एक्टिविटी के साथ क्लोजली रिलेटेड होती है। वोल्केनिक जोन अक्सर डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के आसपास होती है। रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर एक लॉन्ग चेन है वोल्केनोज और दूसरे टेक्टोनिक एक्टिविटी स्ट्रक्चर की,
जो पैसिफिक ओशियन के आसपास होती है। ये कन्वर्जेंट बाउंड्री पर होते हैं जहां प्लेट सब्डेक्ट यानी कि नीचे जाती है होती है और वहां से मैग्मा ऊपर आता है। एग्जाम्पल, ये पैसिफिक ओशियन के आसपास का एरिया है जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से लेकर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया, न्यूजीलैंड और नॉर्थ एंटार्क्टिका तक फैला हुआ है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को सबडक्शन जोन के थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी मिलता है जहां एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाती है और मैग्मा फॉर्म होता है। अब मिड ओशियनिक रिज, यह डाइवर्जेंट बाउंड्री है जहां प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है और मैग्मा ऊपर आता है। एग्जाम्पल, एटलांटिक ओशियन के मिड ओशियनिक रिज में भी वोल्केनो होते हैं जो सोलो डेप्थ पे इरप्शन करते हैं। अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है जहां प्लेट एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और डीप सीटेड अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, जैसे हिमालयाज और अल्प्स के एरिया में वोल्केनिक एक्टिविटी देखी जाती है। अब वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, जब मैग्मा सरफेस पे कूल होता है तो वो एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, जैसे लावा फ्लो और क्रेटर्स। इंट्रूसिव वोल्केनो लैंडफॉर्म्स, जब मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर कूल होता है तो ये इंट्रूसिव वोल्केनो लैंडफॉर्म बनाता है। ये लैंडफॉर्म इनसाइड द अर्थ बन रहे होते हैं और सरफेस पर नहीं दिखते। इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन समझना जरूरी है। अब टाइप्स ऑफ इंट्रूसिव वोल्केनो लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। बेथोलिथ्स, बेथोलिथ्स वो ग्रेनाइट बॉडीज होते हैं जो डीप इनसाइड द अर्थ कूल होते हैं। ये मैग्मा चैम्बर्स के कूल रेमनेंट्स होते हैं, जैसे ग्रेनाइट बॉडी जो बड़े डोम शेप में मिलते हैं, जैसे सीरा नेवेडा यूएसए में। अब लेकोलिथ्स वो फॉर्मेशन होते हैं जो डोम शेप में होते हैं और इनका फ्लैट अंडर साइड होता है। ये ग्रेटर डेप्थ में बनते हैं लेकिन सरफेस पे वोल्केनिक डोम के जैसा दिखेगा। एग्जाम्पल, कर्नाटका प्लेट्यू में ये फॉर्मेशन देखे जाते हैं। लेपोलिथ्स, जब लावा हॉरिजेंटली वीक प्लेन में मूव करते हैं तो वो सॉसर से बॉडीज बनाते हैं जिससे लेपोलिथ कहा जाता है। ये सॉसर शेप डीप इनसाइड अर्थ के रीजन में बनते हैं। फेकोलिथ, ये बेबी मासेस ऑफ इंट्रूसिव रॉक होते हैं जो सिंक्लाइंस यानी कि डाउनवर्ड फोल्ड या एंटीक्लाइंस यानी कि अपवर्ड फोल्ड के बेस या टॉप पे होते हैं। ये मैग्मा चैम्बर के साथ कनेक्टेड होते हैं और उनके वेवी अपीयरेंस से पहचाने जाते हैं। अब सील और सीट वो हॉरिजॉन्टल लेयर होते हैं जो मैग्मा के सोलिडिफाई होने के बाद अर्थ क्रस्ट के अंदर बन जाते हैं। सील थिकर डिपॉजिट होते हैं और सीट थिनर डिपॉजिट होते हैं। अब डाइक्स वो लावा फॉर्मेशन होते हैं जो परपेंडिकुलर यानी कि ऑलमोस्ट वॉल लाइक पोजीशन में सॉलिडिफाई होते हैं, जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये डाइक काफी ज्यादा पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड। जियोमैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं जो अर्थ के अंदर होता है। इसका शेप एक मैग्नेटिक डायपोल जैसा होता है जो अर्थ के रोटेशनल एक्सिस से थोड़ा टिल्ट होता है, अप्रोक्स 11 डिग्री। अगर हम मान लें कि अर्थ के सेंटर में एक बार मैग्नेट जैसे एक छोटा मैग्नेट रोड रखे हो तो ये मैग्नेटिक डायपोल उस बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जियोमैग्नेटिक फील्ड एक डायनेमिक फील्ड है। इसका मतलब है कि ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। इस फील्ड को समझना हमें अर्थ के मेटालिक कोर के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग देने में मदद करता है। अब जियोमैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है उसको देखते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, इसके लिए हमें अर्थ के आउटर कोर को समझना होगा। अर्थ का आउटर कोर मोल्टेन
यानी कि पिघला हुआ आयरन अलॉय से बनता है। ये मोल्टन आयरन अपने आप में एक डायनेमिक सिस्टम है जो कन्वेंशन करंट क्रिएट करता है। कन्वेंशन करंट का मतलब गर्म होने पर ऊपर उठता और ठंडा होने पर नीचे जाना। टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन के डिफरेंसेस की वजह से मोल्टेन आयरन में कन्वेंशन करंट बनता है। जब मोल्टेन आयरन मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को डायनेमो इफेक्ट कहते हैं। डायनेमो इफेक्ट का मतलब है कि मोल्टेन आयरन के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो फिर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है। अब जियोमैग्नेटिक रिवर्सल को देखते हैं। जियोमैग्नेटिक रिवर्सल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैग्नेटिक पोल का पोजीशन एक दूसरे से बदल जाता है। मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की जगह इंटरचेंज हो जाती है। ये रिवर्सल साइकिल कुछ 100,000 ईयर के बाद होती है। जियोमैग्नेटिक रिवर्सल का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा पोल के पास होता है और इक्वेटर के पास ये वीक होता है। अब बात करते हैं जियोमैग्नेटिक पोल कहाँ होते हैं उसको देखते हैं। जियोमैग्नेटिक पोल वो पॉइंट होते हैं जो जहां अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक परफेक्ट डायपोल होता है तो जियोमैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक फील्ड एक ही पॉइंट पर होते हैं। लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन परफेक्ट नहीं है, इसलिए जियोमैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक पोल्स थोड़े अलग अलग होते हैं और ये कुछ डिस्टेंस पर होते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड। जियोमैग्नेटिक फील्ड का रोल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे प्लानिट को कई तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और लाइफ को सस्टेन करने में मदद करते हैं। चलिए इनके सिग्निफिकेंस को समझते हैं। फर्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम सोलर विंड। सोलर विंड सन से आने वाले इनर्जेटिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अगर ये पार्टिकल्स डायरेक्टली अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाए तो ये लाइफ को काफी डैमेज कर सकते हैं। जियोमैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड का काम करता है जो इन सोलर विंड को ब्लॉक करता है। इस तरह से हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इन पार्टिकल्स को अर्थ के पोल की तरफ डायरेक्ट कर लेता है जहां ये पार्टिकल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ एरोरास को देखते हैं। जब ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो हमें ऑरोरास देखने को मिलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसे ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं और साउदर्न हेमिस्फेयर में इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये ब्यूटीफुल लाइट डिस्प्ले मेनली पोल के आसपास देखने को मिलती है क्योंकि जियोमैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वहां सबसे ज्यादा होती है। अब नेविगेशन यूजिंग कंपास। जियोमैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए नेविगेशन का यूज एक इम्पॉर्टेंट टूल भी है। कंपास का काम जियोमैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। ये कंपास नीडल को मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है जो हमें नेविगेशन में हेल्प करते हैं। अब मैग्नेटो परसेप्शन इन एनिमल। कुछ एनिमल जैसे बर्ड और सी टर्टल अपने माइग्रेशन के दौरान जियोमैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। ये एनिमल मैग्नेटिक फील्ड का परसेप्शन कर सकते हैं जो उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस तक नेविगेट करने में मदद करता है। अब स्टडी ऑफ पेलियोमैग्नेटिज्म को देखते हैं। पेलियोमैग्नेटिज्म का स्टडी हमें अर्थ के पास्ट के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। इससे हम समझ सकते हैं कि जियोमैग्नेटिक फील्ड कैसे इवॉल्व हुआ और रॉक के एज के बारे में भी पता कर सकते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज। जियोमैग्नेटिक फील्ड के सी फ्लर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी को डेवलप करने में भी मदद की है। जब हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं तो हम समझते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट कैसे मूव करते हैं और सी फ्लर कैसे स्प्रेड होता है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटोस्फीयर। जियोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है जो अर्थ के अराउंड एक प्रोटेक्टिव बबल्स की तरह काम करता है। यह मैग्नेटोस्फीयर सोलर विंड और हार्मफुल रेडिएशन से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं
मैग्नेटोस्फीयर को डिटेल में। मैग्नेटोस्फीयर अर्थ के आसपास का एक ऐसा स्पेस रीजन होता है जो अर्थ के जियोमैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होता है। समझ लो ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो अर्थ को सोलर विंड से बचाता है। मैग्नेटोस्फीयर का स्ट्रक्चर को देखते हैं। ट्रैपिंग ऑफ सोलर विंड पार्टिकल्स। सोलर विंड जो सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स यानी कि आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको मैग्नेटोस्फीयर ट्रैप करता है। ये पार्टिकल्स प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे अर्थ को कुछ प्रोटेक्शन मिलती है। मैग्नेटोस्फीयर सन के साइड से 60,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। अपोजिट साइड पर ये और भी ज्यादा एक्सटेंड होता है, मतलब एक तरह से अर्थ के आसपास एक बबल बना होता है। मैग्नेटोस्फीयर की बाउंड्री को मैग्नेटोपॉज कहा जाता है। ये एक ऐसी बाउंड्री है जो अर्थ के जियोमैग्नेटिक फील्ड को सोलर विंड से सेपरेट करता है। इसके बाहर एक और रीजन होता है जिसे मैग्नेटोसीथ कहा जाता है, जो एक टर्बुलेंट मैग्नेटिक रीजन होता है। अब वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। मैग्नेटोस्फीयर के अंदर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट होता है जो हाईली एनर्जी चार्ज पार्टिकल को कंटेन करते हैं। लोअर बेल्ट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो 1000 से 5000 किलोमीटर तक अर्थ के इक्वेटर के ऊपर एक्सटेंड करते हैं। अपर बेल्ट में मेनली इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 15,000 से 25,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक स्टॉर्म। मैग्नेटिक स्टॉर्म्स तब होता है जब सोलर विंड की स्ट्रॉन्ग गस्ट अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से टकराती है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड में रैपिड वेरिएशन होता है। इससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जो नियर अर्थ स्पेस में स्प्रेड हो जाते हैं। ये करंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे जीपीएस और लॉन्ग रेंज रेडियो कम्युनिकेशन को हार्म कर सकते हैं।